अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराइन, लेक्चर इन फिज़िक्स। पिछले लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का एक सब टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट में हमने सीखा कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और प्रोडक्ट आउटपुट रिज़ल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी आए तो इस किस्म के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में एक और टॉपिक भी हम डिस्कस किया करते हैं जिसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हों और हम उनको मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट प्रोडक्ट आउटपुट जो हो वो भी कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी ही हो। इस किस्म के प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इसको। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स such that their result is also a vector quantity. Such a multiplication is called cross product या क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। इज इट राइट? सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हों, लेट्स से जनरलाइज करें कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और उस वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और रिजल्ट भी कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी ही आए तो इस किस्म के प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ये कोई वेक्टर ए और दूसरा कोई वेक्टर है वेक्टर बी, इनके दरमियान में ये कोई एंगल है थीटा। तो फिर जब ए को बी से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी, लेट्स से दैट इज वेक्टर सी, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इस पर बात करेंगे कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे हम मालूम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन में और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। सो इन द केस ऑफ टू वेक्टर्स, in the case of two vectors A and B, we may say that A cross B is equal to C। चूंकि ये आउटपुट जो है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है और दो वेक्टर्स के दरमियान इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्रॉस साइन। इसी वजह से इस प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन या आइडेंटिफिकेशन की वजह से इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओके, अब बात करेंगे कि ये जो तीसरा वेक्टर बना है इस तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। ओके, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर, थर्ड जनरेटेड वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड जनरेटेड वेक्टर is equal to the area of parallelogram made by two vectors। कौन से? हमने यहाँ पर A और B लिए हैं, A and B, as the adjacent sides of
at the adjacent sides. Okay, so magnitude of third generated vector, किसकी बात की जा रही है? वेक्टर c की. कब जनरेट हुआ? दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीसरा वेक्टर जनरेट हुआ, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम जो इन दोनों वेक्टर्स ने मिलकर बनाया एज एन एडजेसेंट साइड्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप गौर करें इस डायग्राम पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं. अगर आप गौर करें, इस पैरेललोग्राम को मैं रेड शेड से फिल कर रहा हूं, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये दो वेक्टर्स इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं. तो फिर इन दोनों वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो ये तीसरा वेक्टर बना है, इस तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? हम कहेंगे दैट मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. कौन सा पैरेललोग्राम? ये वाला पैरेललोग्राम जो इन दोनों वेक्टर्स ने एज एन एडजेसेंट साइड्स बनाया है. ओके, तो फिर इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? एरिया मालूम करने के लिए, पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके, अगर इस रेड शेडेड एरिया को मैं पैरेललोग्राम, अपने कंसीडर्ड पैरेललोग्राम का एरिया समझ लूं, तो फिर मैं कहूँगा कि इसकी जो बेस है वो ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के बराबर है. सो आई मे राइट इट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. और हाइट इसकी क्या है इस पैरेललोग्राम की? मैं कहूँगा जी वो हाइट जो है वो ये है, जिसको मैं ये ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज द height of this parallelogram. So A multiplied by H. Is it right? अब अगर वेक्टर रेजोल्यूशन में यहाँ पर अप्लाई करूँ, वेक्टर रेजोल्यूशन के रूल के मुताबिक अगर हम वेक्टर B, इस वेक्टर को मैं यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर B, इसके कंपोनेंट्स बनाएं, तो इस वेक्टर B के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक ये वाला कंपोनेंट होगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? B cos थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? b sin थीटा, वेक्टर रेजोल्यूशन के रूल के मुताबिक. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है ये किसके बराबर है? b sin थीटा के बराबर. सिंस h इज इक्वल्स टू b sin थीटा, तो फिर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाइड बाय b sin theta. Is it right? And this AB sin theta is equal to what? Is equal to the magnitude of A cross B. Okay, A cross B की जो मैग्नीट्यूड है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसके बराबर है. तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि thus magnitude of A cross B, that is the magnitude of vector C, is equal to AB sin theta. What is A over here? Magnitude of vector A. What is B? Magnitude of vector B. And theta क्या है यहाँ पर? हम कहेंगे थीटा A और B के दरमियान शॉर्टर एंगल है. इस एंगल को कहा जाएगा थीटा. ओके, एंड इट्स वैल्यू में वेरी, थीटा में वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री. अक्सर करके हम ये पढ़ा करते हैं. इज इट राइट? तो हमने ये देखा कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया गया तो उसके नतीजे में तीसरा कोई वेक्टर मिला. इस तीसरे वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगी, जो कि हमने यहाँ पर ड्राइव भी कर लिया. इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम यहाँ पर कुछ लिखें कि वेक्टर C किसके बराबर होगा, विल से वेक्टर C इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C मल्टीप्लाइड बाय सम यूनिट वेक्टर. इज इट राइट?
तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमारे पास क्या मिली हमें, ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है और यूनिट वेक्टर एज इट इज, दिस इज वेक्टर सी। इसका मतलब हम ए क्रॉस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि थस ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू सी, सी की जगह यहां पर ये वैल्यू पुट कर दें तो हम ए क्रॉस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सम यूनिट वेक्टर। याद रखें यहां पर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी अगर हम जस्ट ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट वेक्टर लगाना लाजमी है। लेकिन अगर हम जस्ट ए क्रॉस बी लिखें और उसके दोनों तरफ मॉडुलस लगा दें, इसका मतलब हम अभी क्या लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, ए बी साइन थीटा। इज इट राइट? ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो तीसरा वेक्टर जनरेट हुआ है, इस तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, सो इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक रूल है जिसे कहा जाता है राइट हैंड रूल, उसका कोई और नाम भी है राइट हैंडेड स्क्रू मेथड। दोनों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ इसको कैप्चर कर लें। तो थर्ड जनरेटेड वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिला, उस थर्ड जनरेटेड वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। तो थर्ड जनरेटेड वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं उस रूल को कहा जाता है राइट हैंड रूल। सो डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल के साथ साथ एक और रूल है या फिर इसी का कोई मॉडिफाइड वर्जन है जिसे कहा जाता है राइट हैंडेड स्क्रू मेथड। ओके, राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू मेथड दोनों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, गौर से देखिएगा कैसे। राइट हैंड रूल कहता है कि अपने सीधे हाथ की, ये लीजेंडरी रूल है फिजिक्स में, फिज़िक्स में जाने कितने टॉपिक्स में ये अप्लाई होता है और इसको सीखना शुरू में शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन वंस यू हैव गॉट इट मज़ा आता है आपको, राइट। सो इस रूल के मुताबिक आपने अपने पहले हाथ की इन दो उंगलियों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर खोल लेना है, जैसे मैंने ये खोली हुई है, राइट। फिर अंगूठा खोल लेना है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ये रूल कहता है कि अगर पहली फिंगर को, पहले वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर्स है ना ए एंड बी, पहली फिंगर को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में करें, दूसरी फिंगर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में करें और फिर हम इन्हें टर्न करें, तो तीसरी डायरेक्शन जो होगी वो अंगूठा होगा जो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो जिस भी डायरेक्शन में अंगूठा जाए दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थर्ड जनरेटेड वेक्टर। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस रूल को ड्रॉ करने की कोशिश की है कि अगर इस फर्स्ट फिंगर को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कर दिया जाए, सेकंड फिंगर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में टर्न करें, अंगूठा जिस भी डायरेक्शन में हो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। यहाँ पर जैसे अगर गौर करें, एक वेक्टर और बी वेक्टर को हमने ऐसे कर लिया, इनको टर्न करें तो अंगूठा जिस भी डायरेक्शन में जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर, और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इस क्यूबिक फॉर्म को गौर करें, ए और बी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब ए को आपने बी से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो फिर जो तीसरा वेक्टर जनरेट हो रहा है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि थर्ड जनरेटेड वेक्टर, थर्ड generated vector, let's say that is vector C, which is obtained by A cross B, is always perpendicular to the plane
containing A and B। फॉर सपोज आपके पास ये कोई प्लेन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें वेक्टर ए और बी हैं, ए को बी से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो तीसरा वेक्टर जो बना वो वर्टिकल प्लेन में बना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इस डायरेक्शन को मज़ीद क्लियर करने के लिए हमारे पास जो दूसरा रूल है जिसे राइट हैंडेड स्क्रू मेथड कहा जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट हैंडेड स्क्रू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, अक्सर करके मैं ये बच्चों के सामने ड्रॉ किया करता हूँ। दे एंजॉय दिस रियली। ओके, सो हमारे पास सपोज कर लें कि ये कोई राइट हैंडेड स्क्रू है, वही स्क्रू जो कि हमारे घरों में अक्सर करके लगा हुआ होता है, अक्सर करके लकड़ी के दरवाज़ों के हिंजेस में लगा होता है और बहुत सारी चीज़ों में लगा होता है। इस स्क्रू को जब आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने पर ये स्क्रू लूज होता है, उस अगर लकड़ी में लगा हुआ है तो उससे बाहर निकलता है, और अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये टाइट हुआ करता है। राइट हैंडेड स्क्रू ऐसा होता है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि अगर हमारे पास वेक्टर ए और बी हैं, इसी स्क्रू को हमने लकड़ी के किसी तख्ते में फिट कर दिया। सपोज करें ये कोई वुडन बोर्ड है जिसमें हमने इसे फिक्स किया हुआ है। ओके, अब इसको टर्न करना है किसी इस डायरेक्शन में जिसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपके पास आपने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। इट मीन्स यू आर गोइंग टू टर्न वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए को आप टर्न करने जा रहे हैं बी की डायरेक्शन में। जब आप ए को बी की डायरेक्शन में टर्न करें, इसका मतलब आपको एक रोटेशन करने जा रहे हैं, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप इस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, किसी इस डायरेक्शन में घुमाएं, तो खुद बताएं क्या ये स्क्रू लूज होगा या टाइट होगा। एक चीज़ हो सकती है, या तो ये लूज हो सकता है या फिर ये टाइट होगा। मैंने अभी बताया अगर राइट हैंडेड स्क्रू है और उसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो वो लूज होगा। अब सोचे ज़रा, अगर ये स्क्रू लूज हो रहा है तो ये वुडन बोर्ड के अंदर जाएगा या वुडन बोर्ड से बाहर निकलेगा। डेफिनेटली इट्स द कॉमन सेंस कि ये वुडन बोर्ड से बाहर की तरफ निकलेगा। एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर, दैट इज वेक्टर सी। ये कुछ ऐसे ही है, आपके पास वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी आपके पास कोई ये है। आपने क्या किया, ए को बी की डायरेक्शन में टर्न किया। जब आप ए को बी की डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसको कुछ ऐसे घुमा रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज, जिसके नतीजे में आपको तीसरा जो वेक्टर मिला वो किसी इस डायरेक्शन में मिला, दैट इज द थर्ड वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो वेक्टर सी जो जनरेट होगा वो वर्टिकल प्लेन में जनरेट होगा। ओके, अब यहां पर एक और चीज करके देखते हैं। हम वेक्टर बी को एज इट इज लेते हैं, गौर कीजिएगा, वेक्टर बी हमने एज इट इज ले लिया और वेक्टर ए को भी हम एज इट इज ले लेते हैं। लेट्स से वेक्टर ए भी हमने एज इट इज ले लिया। अब हम बजाय ए क्रॉस बी करने के, यहां पर हमने क्या किया है, ए क्रॉस बी किया है। बजाय ए क्रॉस बी करने के अगर हम बी क्रॉस ए करें, इसका मतलब हम इसे बी को टर्न करेंगे ए की डायरेक्शन में, राइट। जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो तीसरा जो वेक्टर बनेगा वो कुछ, अगर इसको गौर करें तो बोर्ड के जानिब बनेगा। जैसे यहाँ पर गौर करें तो बोर्ड से बाहर बन रहा है और यहाँ पर बोर्ड के जानिब बनेगा। ओके, बी को ए की डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर गोइंग टू मेक दिस स्क्रू टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और करें, ग्रीन को ग्रीन से सिंक्रोनाइज कीजिएगा, रेड को रेड से सिंक्रोनाइज कीजिएगा। तो जब आप इस स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो क्या होगा, या तो ये स्क्रू टाइट होगा या फिर ये लूज होगा। डेफिनेटली अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने से ये स्क्रू लूज होता है तो क्लॉकवाइज टर्न करने से क्या होगा, टाइट होगा। टाइट होगा तो ये किस तरफ जाएगा, बोर्ड से बाहर निकलेगा या बोर्ड के अंदर जाएगा। तो हम कहेंगे जी ये बोर्ड के
अंदर जाएगा. इज इट राइट? सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर एंड डेफिनेटली दिस इज ऑपोजिट टू सी. इसका मतलब जब आप B क्रॉस A कर रहे हैं तो आपको जो तीसरा वेक्टर मिल रहा है वो पहले के निस्बत ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, इसलिए आप इसे नेगेटिव C से रिप्रेजेंट करेंगे. याद रखें A क्रॉस B, यहाँ पर हमने दोनों काम किए, A को B से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, और B का A से क्रॉस प्रोडक्ट किया. दोनों सूरतों में जो मैग्नीट्यूड मिलेगी तीसरे वेक्टर की वो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B अगर बराबर है C के, तो फिर B क्रॉस A किसके बराबर हुआ? विल से यस, B क्रॉस A will then be equal to -C. ओके, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गई. इसका मतलब यह हुआ कि A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं हैं. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. बट कुछ और है, वो ये कि हम कहेंगे कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. ये हम कैसे कह रहे हैं, इस पर मैं इसी लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. ओके जी, गौर करें, अगर हम A क्रॉस B करें तो हमें ये वेक्टर मिल रहा है, हम इसे क्या कह रहे हैं? A क्रॉस B. एम आई राइट? ओके, उसके बाद जब हम B क्रॉस A कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ये कोई वेक्टर मिल रहा है, दिस इज व्हाट B क्रॉस A. अगर ये B क्रॉस A है तो अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना चाहूं, ये C को भूल जाएं फिलहाल, B क्रॉस A को याद रखें. अगर B क्रॉस A इस डायरेक्शन में है तो इसका मैं नेगेटिव वेक्टर मालूम करना चाहूं तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? यस, विल से कि इसका नेगेटिव वेक्टर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का. इसे क्या कहा जाएगा? माइनस B क्रॉस A. अब याद रखें, हमने इस चैप्टर के शुरू में दो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफाइन किया था डिटेल्स के साथ कि दो वेक्टर्स तब ही इक्वल होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ये जो वेक्टर है जिसको हमने A क्रॉस B का नाम दिया है, इस वेक्टर को अगर इससे कंपेयर करें जो कि माइनस B क्रॉस A है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम. तो इसका मतलब यह हुआ कि यस, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. तो इसलिए हम कहते हैं कि जी हाँ, यस, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता. Thus, cross product does not obey commutative law. क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता. इज इट राइट? वाई? बिकॉज दिस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. इसका मतलब यहां पर हम एक और स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर डिपेंडेंट है. क्रॉस प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स. इज इट राइट? क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर डिपेंडेंट हुआ करता है. इसको आप कैप्चर कर लें और फिर आगे